नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के समान अध्ययन का यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आइए हम लोग इस तीसरे मॉडल प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। प्रश्न एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये की राशि का निवेश करता है। पहले वर्ष के अंत में यह धनराशि 5,600 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो इसमें ब्याज का वार्षिक दर पूछा जा रहा है। तो ब्याज का वार्षिक दर इनमें से क्या होगा? 13%, 14%, 12%, 11%। देखिए 5,000 रुपये की राशि है, निवेश कर रहा है और पहले वर्ष के अंत में यह धनराशि 5600 रुपये हो जा रहा है। तो 5,000 है और 5600 रुपये हो जा रहा है। तो इन दोनों में कितने की वृद्धि हुई? 600 रुपये की वृद्धि हुई। अब ये जो 600 रुपये है, इस 5,000 का कितना परसेंट हुआ? तो 5,000 का जो 600 रुपया हुआ, ये 12% होगा। 12 पंजे 60 भी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12%। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 2 ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन 9/2, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 5/2। तो आइए इसको हल करते हैं। इन तीनों का जो है कि पहले 10, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। 10 है, 15 है, 18 है। तो इनका जो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो होगा ये 90 हो जाएगा, है ना। तो ये 90 हो गया। अब इन तीनों को 90 जो है, देखिए 10 9 90, 15 6 90, 18 5 90, ये हो गया 5। इन तीनों को जोड़ दिए, 9 6 15 5 20 हो गया। अब 20/का कितना है? ये 90 हो गया। तो ये कितना आ गया आपका? 2/9। अब पूछ रहा है कार्य कितने दिन पूरा हो जाएगा। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो ये कितना हो जाएगा? 9/2 दिनों में पूरा हो जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 130, 305 और 245 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 3 शेष बचे। ऑप्शन है 4, 7, 5 और 6। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 का 4। आइए इसको भी हल करके देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 130, 305 और 245 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 1 शेष बचे। तो 130 में मान लेते हैं 130 - 2 कर दीजिए बराबर 128 आ जाएगा। 305 - 1 बराबर 304 और 245 - 1 बराबर 244 हो गया। अब इनका भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपका 244, सबसे छोटी संख्या 128 है। तो 244 में 128 का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने पर जो शेष बचेगा वो 4 आएगा। आगे देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल
36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़े त्रिभुज यानी कि दो त्रिभुज है, एक 4 सेंटीमीटर का है और एक 6 सेंटीमीटर का है। इसका कह रहा है कि ये 36 स्क्वायर है तो इसका ज्ञात करना है। तो इसका ज्ञात करने के लिए आप सीधी सी बात है कि यहाँ पर इसका वर्ग हो गया, तो यहाँ पर भी आप इसका वर्ग कर दीजिए तो 4 चौका 16 आ जाएगा। तो 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, निम्नलिखित आरेख में P ATM का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है। एक आरेख बना दीजिए, यहाँ पर आरेख बन गया। तो ये हो गया P ATM का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है। Q नेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है। और R लेन देन के लिए बैंक जाने वाले लोगों को दर्शाता है। इनमें से कौन सी संख्या ATM और नेट बैंकिंग दोनों का उपयोग करने वाले लेकिन लेन देन के लिए बैंक न जाने वाले लोगों के लिए दर्शाता है। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि दोनों, यानी कि आपका P को दर्शा रहा हो और Q को दर्शा रहा हो लेकिन R को नहीं दर्शा रहा हो। आइए अब इसको समझते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ ये रहा है, देखिए P को दर्शा रहा है और Q को दर्शा रहा है। P और Q दोनों को दर्शा रहा हो लेकिन R को न दर्शा रहा हो। तो इसमें जो 4 है, यहाँ पे ये जो 4 दिया हुआ है ये P Q को दर्शा रहा है, R को नहीं दर्शा रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे देखते हैं 6 नंबर को क्वेश्चन। A, B और C लाभ को 3/4/5 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 रुपये है तो B का निवेश कितना होगा, है ना। तो 3, 4, 5 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है ना। तो A, B, C तीनों का मिला करके कह रहा है। तो यहाँ पे 3 + 4 + 5 बराबर कितना कर रहा है, 1,44,000। 4, 3, 7, 5 12 बराबर 1,44,000। अब इसमें 12 से भाग दे दीजिए तो 12 बरहम कितना आ जाएगा, 144। तो ये आ गया आपका 12,000 आ गया। ये 1 का मान निकला है ना, 1 का मान निकला 12,000। अब B का निवेश पूछ रहा है इसमें, तो 12 में 4 को गुणा कर दीजिए, है ना। B का 4 दिया हुआ है अनुपात यहाँ पे, तो 12 चौक 48,000 रुपया हो जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन 48,000। आगे देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन। यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। कैलेंडर का सवाल है। यहाँ पे देखिए 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। तो इनमें कुल 4 साल हुए, टोटल कितने 4 साल हो गए, अरे कितने कुल वर्ष हो गए, टोटल 4 वर्ष हो गए। इन 4 वर्षों में देखिए 2012 और 2016 ये दोनों लीप ईयर हैं और लीप ईयर में वो एक अतिरिक्त 1 और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो कुल कितना हो गया, तो 2012 से हम यहाँ पे चलते हैं 1 अगस्त 2012 से, है ना। फिर उसके बाद 1 अगस्त 2013 से। तो इनमें देखिए कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या जो आएगी टोटल, ये आपका 5 आएगा। और सोमवार से 5 दिन पहले को बताना है, तो सोमवार से 5 दिन जो पहले आएगा वो बुधवार आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन ये बुधवार हो जाएगा। एक दुकान के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। इनका आप जो है कि एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो 5 7 35 और 5 10 में 50 आ जाएगा। तो ये 5 लीटर वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। 9वां का, कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 12% और 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि वर्ष में प्राप्त मिश्र धन
रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। 13,572.46 रुपया, 14,276.58 या 58 रुपये, 10,276.43 रुपये, 12,276.12 रुपये। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 14,276। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। आइए 10वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा और पेंसिल का बाकी का हिस्सा पीला है। यदि पीले वाले हिस्से की लंबाई 2 से 1/2 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। तो इसमें जो पेंसिल की जो लंबाई होगी वो आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ये ऑप्शन के आधार पर ये सवाल हल हो जाएगा। तो आप 4 सेंटीमीटर से इन सबको आप ऐड करके देख लीजिए, ये आ जाएगा लगभग। आइए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? ऑप्शन है F बराबर mc², दूसरा ऑप्शन है F बराबर AP, तीसरा है F बराबर ma और चौथा है F बराबर 1/2 mv²। तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूटन गति के दूसरे नियम F बराबर ma। भौतिकी के पिता कहे जाने वाले न्यूटन ने 1687 में, कब? 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, पुस्तक का नाम भी याद कर लीजिएगा, प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया। और न्यूटन ने गति के कुल 3 नियम बताए। पहले नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम बताया गया, दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा गया जिसमें F बराबर ma यानी कि जहाँ पर m द्रव्यमान है, a त्वरण है और F क्या है? फोर्स है। और तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? F बराबर ma। 12 नंबर। जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? पेरिस समझौता, ये तो है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी है। कौन सा नहीं है, यह पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर हो ये दूसरा वाला ही नहीं है, यही वाला नहीं है, बाकी ये तीसरा है और चौथा है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौते कब हुए थे? तो गांधी और इरविन समझौता ये पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन, तो उस समय ब्रिटिश शासन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम रोमजे मैकडोनाल्ड था, है ना? क्या नाम था? रोमजे मैकडोनाल्ड। ये प्रधानमंत्री का ये उस समय तृतीय गोलमेज सम्मेलन या जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस दौरान जो ब्रिटिश काल का प्रधानमंत्री था वो रोमजे मैकडोनाल्ड। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी रोमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ही किया गया था। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था यह 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित हुआ। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 1932 को प्रारंभ हुआ था। इसी सम्मेलन में देखिए तीसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। तीसरा वाला कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और इसी गोलमेज सम्मेलन के दौरान चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि भारत में ही मुस्लिमों के लिए एक अलग से राष्ट्र की मांग की थी पाकिस्तान के नाम से। और इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था, गांधी जी ने भी भाग नहीं लिया था और अंबेडकर जो थे, अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? अंबेडकर लिए थे। आइए आगे देखते हैं। 14 नंबर, किसी लोक सेवक को निम्न में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव, किसी विश्वविद्यालय का उप कुलपति, मंत्रिमंडल सचिव या सांसद। तो किसी लोक सेवक को इनमें से संसद बनने की अनुमति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका संसद। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु उनका जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। आगे चलते हैं 16 नंबर, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? चंगेज खान, अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, नादिर शाह। तो भारत से मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने लिया था। और ये जो नादिर शाह था ईरान का एक शासक था जिसने 1739 में 1739 में भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके यहाँ के बहुमूल्य रत्नों को अपने साथ ले गया था। उसी बहुमूल्य रत्नों में एक मयूर सिंहासन था और इस मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो इस मयूर सिंहासन को 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही शाहजहां ने बनवाया था, है ना। शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन को, शाहजहां ने बनवाया था। और नादिर शाह 1739 ईस्वी में यहाँ पर आया, आक्रमण करके बहुत से महारत्नों को ले गया। इसी में एक जो बहुमूल्य रत्न था वो मयूर सिंहासन था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे? विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ऑप्शन नंबर 3। जो हेनरी ड्यूनेंट थे ये एक स्विस ईसाई व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये रेड क्रॉस के प्रमोटर और सह संस्थापक भी थे। 1901 में 1901 में फ्रेडरिक पासी के साथ इन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ड्यूनेंट है यहाँ पे, ये जो ड्यूनेंट है ये पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी थे। और इस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की जो स्थापना हुई थी कब हुआ था? तो
1963 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल नहीं है? अरे हाँ, उद्गम स्थल है। गंगोत्री, गोमुख, अत्सो, लामो झील या मानसरोवर झील। तो इसका जो सही आंसर है वो है मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगदुंग किस झील से निकलता है? चेमयुंगदुंग नामक झील से यह निकलता है और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। और यह अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से प्रवेश करती है और जब यह अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगोत्री या गोमुख इन दोनों से गंगा नदी निकलती है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कि उसे निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं दिया है कि नहीं। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके, निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस का उपयोग करके, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके, निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस का, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का, दूर दृष्टि दोष अवतल लेंस का। तो इसका जो सही आंसर है पहला वाला सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें जाना जाता है ब्रायोफाइटा के नाम पर, टेरिडोफाइटा के नाम पर, ट्रैकियोफाइटा के नाम पर या गैमेटोफाइटा कहा जाता है। तो जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है ऐसे पौधों को ब्रायोफाइटा की श्रेणी में रखा जाता है और वे ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। यानी कि गैर संवहनी पौधे को ब्रायोफाइट कहते हैं। ऐसे पौधे हैं जिनमें संवहनी ऊतक प्रणाली की कमी होती है। 21 नंबर का सवाल देखते हैं। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को कहा जाता है कोरंकाणु, अपरिपक्व भ्रूण, परिपक्व भ्रूण या युग्मनज। तो एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? वीडियो, स्पीच सिंथेसाइजर, स्कैनर, प्लॉटर। तो जो स्कैनर है यह एक इनपुट डिवाइस है और यह एक हार्डवेयर के रूप में कार्य भी करता है। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 8 माह, 3 माह। तो संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 85 में इस बात का जिक्र है या यह बात कहा गया है कि संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और ईरी झील, ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है? तो ओंटारियो झील जो है ये कनाडा में, ईरी झील यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा पर है ना। और ओंटारियो झील भी यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। तो इन दोनों के बीच एक प्रपात है, बहुत ही विश्व फेमस प्रपात, जिसे नियाग्रा प्रपात के नाम से जाना जाता है। कमेंट में आप लोग ये बताएंगे कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? हैरी लेवी लासन, जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, जेम्स ए स्कॉट, जॉन साइमन और हैरी लेवी लासन। तो इन चारों में जो जेम्स ए स्कॉट था यही साइमन कमीशन का जो है कि सदस्य नहीं था। 26 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय आज़ाद बाल दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है? 12 मई, 25 मार्च, 31 मार्च, 8 मार्च। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 25 मार्च। अजन्मे बच्चे या आज़ाद बाल दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये प्रतिवर्ष 25 मार्च को गर्भपात के विरोध के दिन के रूप में ही मनाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन देखता है? तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति देखेगा और उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश उस कार्यभार को देखेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा, लॉर्ड एलेनबरो, महाराजा रणजीत सिंह और शुजाउद्दौला, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शुजाउद्दौला, चार्ल्स मेटकॉफ, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा। तो इन चारों में 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी जिस पर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के हस्ताक्षर हुए थे। तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। और यह संधि कब हुई थी? तो 26 जून 1838 को हुआ था। 26 जून 1838 ईस्वी को हुआ था। तो 26 जून 1838 को अंग्रेज़ों अफ़गानिस्तान के भगोड़े अमीर शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसे त्रिपक्षीय संधि के नाम से जाना गया। इस संधि के अनुसार शाह शुजा ने सभी अफ़गान क्षेत्रों पर महाराजा रणजीत सिंह की आधिपत्य स्वीकार कर लिया, जिसमें कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, अटक और डेरा जाट शामिल थे। कमेंट में आप लोग ये बताएंगे कि मुल्तान का सुल्तान नामक क्रिकेटर किसे कहा गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, मानव शरीर के 4 अंग सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। देखिए 4 हैं यहाँ पे। त्वचा हो गया, हड्डी हो गई, उपास्थि हो गई, अस्थि हो गई। तो इन चारों में असंगत का चयन करना है। तो ये जो त्वचा है यही इनमें ये असंगत है, बाकी ये सभी संगत हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे। जो त्वचा होता है, पहली बात तो ये शरीर का बाहरी भाग होता है और यह कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा भी करता है, साथ साथ यह टेम्परेचर को नियंत्रित भी करता है। जबकि हड्डी क्या करती है? जबकि हड्डी शरीर के कंकाल को बनाता है और जो अस्थि बंध होती है यह हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। और उपास्थि जो होती है, तो उपास्थि यह जोड़ने वाला एक ऊतक है जो शरीर के संरचना का मुख्य अंग होता है। यह मजबूत और लचीली ऊतक भी होती है। तो सही आंसर त्वचा हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्ने बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। अल्जीरिया, लीबिया, घाना या मोरक्को। तो सही आंसर इसका क्या है? मोरक्को।
तो इब्ने बतूता ये अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, जो 14वीं शताब्दी सन 1333 ईस्वी में, है ना, 14वीं शताब्दी 1333 ईस्वी में भारत आया था। और यह 1334 ईस्वी में, कब, 1334 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में न्यायाधीश के रूप में कार्य भी किया था। अब आप लोग कमेंट में एक सवाल बताएंगे कि मोरक्को और स्पेन को कौन सी जल संधि अलग करती है, और उस जल संधि का नाम बताना है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएंगे कि अफ्रीका को यूरोप से कौन सी जल संधि अलग करती है, और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है। इन सभी का सवाल का जवाब एक ही है, उस जल संधि का नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और कमेंट में ये सब ज़रूर आप लोग, जो दिया जा रहा है क्वेश्चन, उसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे। 31 नंबर, बैंक दर शब्द का अर्थ क्या है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाए जाने वाली ब्याज दर। केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। चौथा, गैर अनुसूचित बैंक द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाए जाने वाले ब्याज दर। तो इसका जो सही आंसर है वो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत का 3 चरणों वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था। होमी जहांगीर भाभा ने, राजा रामन्ना ने, शिवराम भोजे ने या विक्रम साराभाई ने। तो सही आंसर है इसका होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में भारत का 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया था। और इस परमाणु कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों की जो मोनाजाइट में पाए जाने वाले जो यूरेनियम और थोरियम के भंडार हैं, उनके उपयोग के माध्यम से देश की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था। अब 33 नंबर का सवाल है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है यह शिव का एक मंदिर है जो कि खजुराहो के मंदिर से यह संबंधित है। तो सही आंसर इसका खजुराहो, यानी कि राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। और इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने, है ना, राजा विद्याधर ने 1017 ईस्वी से 1029 ईस्वी के बीच में करवाया था। 34 नंबर का सवाल देखते हैं, भारत सरकार की निम्न में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है समेकित बाल विकास सेवाएं, दूसरा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तीसरा प्रधानमंत्री जन धन योजना, चौथा राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाने का प्रावधान किया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान बताना है। आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, आगरा में स्थित है, यह तो सुमेलित है। एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक में, यहीं सुमेलित नहीं है। यह कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, तो यहीं सुमेलित नहीं है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर उड़ीसा, ये भी सुमेलित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। और एलिफेंटा जो गुफाएं हैं मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। यह मुंबई में एलिफेंटा द्वीप या इसे घरपूरी द्वीप भी कहते हैं, घरपूरी द्वीप या एलिफेंटा द्वीप।
में स्थित है। 36 नंबर सवाल देखते हैं, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो इसका जो सही आंसर होगा 1896, 1893, 1892, 1891। सही ऑप्शन 3 1892 ईस्वी में। तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन या भारत के अनौपचारिक राजदूत के नाम से भी जाना जाता है, ये एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी या विद्वान और लेखक भी रहे हैं, जो 1892 ईस्वी से लेकर के 1895 के मध्य यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के संसद सदस्य थे और साथ ही साथ ये ब्रिटिश संसद बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। 37 नंबर, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन के पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। पेप्सिन, लैक्टेज, जाइमेज, यूवर्टेज। तो इसका जो सही आंसर है पेप्सिन। तो जो पेप्सिन है यह प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने का कार्य करता है और पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में शामिल प्रमुख एक एंजाइम भी होता है। यह प्रोटीन को क्या करता है कि छोटे छोटे पेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, जिसे छोटी आंत में आसानी से अवशोषित किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्ग्रंथन या सिनैप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है। एक उपकला कोशिका से दूसरी तक, एक अंतःस्रावी ग्रंथि से दूसरी तक, मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो सिनैप्स जो होता है यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक गुजरता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। और हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग को इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है आपको प्राप्त हो सके। और मैं रोज़ एक प्रैक्टिस मॉडल सामान्य ज्ञान का हल करके चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। जब ये प्रैक्टिस मॉडल ख़त्म हो जाएगा, 10 प्रैक्टिस मॉडल कराए जाने हैं, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी के मुख्य विषयों का प्रैक्टिस हल भी आप तक पहुंचाया जाएगा। 39 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, जीएसटी, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% का आरक्षण। तो जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक है ना, 124वां संविधान संशोधन विधेयक, यह किससे संबंधित है? तो जो ये आपका 124वां संविधान संशोधन है, यह आपका देखिए यहाँ पे जो 124वां दिया हुआ है, ये 124वां नहीं रहेगा, है ना, ये बल्कि यहाँ पे 104वां होगा। यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है ये आपका सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण से संबंधित है। 2019 में यह संशोधन विधेयक पास हुआ था। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो यह 102वां संविधान संशोधन था जो 2018 में हुआ था। जीएसटी वाला 101वां संविधान संशोधन था और यह 2016 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आज के सेशन का यह अंतिम सवाल है।
भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसमें जो सही आंसर है ये आपका काली मिट्टी है। और भारत में 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली यह मिट्टी है काली मिट्टी। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सॉरी, ये काली नहीं, देखिए जलोढ़ होगा, ये बाई मिस्टेक काली हम बता दिए, काली नहीं होगा, जलोढ़ मिट्टी। तो सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है दूसरे नंबर पे, अरे लाल मिट्टी पाई जाती है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे काली मिट्टी और चौथे नंबर पर जो है कि लेटेराइट मिट्टी। ये इसका क्रम है। और इसका एक ट्रिक भी होता है, जल काला है। तो ज से जलोढ़, ल से लाल, क से काली, ल से और ला से लेटेराइट। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।